नमस्कार। जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी की लिखी हुई उपन्यास प्रेमा, जिसका आज हम 11वां भाग सुनेंगे, विरोधियों का विरोध। तो चलिए इसकी शुरुआत करती हूँ। मेहमानों के विदा हो जाने के बाद बाबू यह आशा की जाती है कि विरोधी लोग अब सिर न उठाएंगे, विशेष इसलिए कि ठाकुर जोरावर सिंह और मुंशी बद्री प्रसाद के मर जाने से उनका बल बहुत कम हो गया था। मगर यह आशा पूरी न हुई। 1 सप्ताह भी न गुजर पाया था कि और अभी सूची से बैठने भी न पाए थे कि फिर यही दांत किल किल शुरू हो गई। अमृत राय कमरे में बैठे हुए एक पत्र पढ़ रहे थे कि महाराज चुपके से आया और हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अमृत राय ने सर उठाकर उसको देखा तो मुस्कुराकर बोले, कैसे चले महाराज? महाराज, हुजूर जान बख्शी हो एक तो कहूँ। अमृत, शौक से कहो। महाराज, ऐसा न हो कि आप रिसही हो जाए। अमृत, बात तो कहो। महाराज, हुजूर डर लगता है। अमृत, क्या तनख्वाह बढ़वाना चाहते हो? महाराज, ना ही सरकार। अमृत, फिर क्या चाहते हो? महाराज, हुजूर हमारा इस्तीफा ले लिया जाए। अमृत, क्या नौकरी छोड़ोगे? महाराज, हाँ सरकार, अब हमसे काम नहीं होता। अमृत, क्यों? अभी तो मजबूत हो, जी चाहे तो कुछ दिन आराम कर लो, मगर नौकरी क्यों छोड़ो? महाराज, ना ही सरकार, अब हम घर को जाए। अमृत, अगर तुमको यहाँ कोई तकलीफ़ हो तो ठीक ठीक कह दो। अगर तनख्वाह कहीं और इससे ज़्यादा मिलती की आशा हो तो वैसा कहो। महाराज, हुजूर तनख्वाह जो आप देते हैं कोई क्या माई का लाल देगा। अमृत राय, फिर समझ में नहीं आता कि क्यों नौकरी छोड़ना चाहते हो। महाराज, अब सरकार मैं आपसे क्या कहूँ, यहाँ तो यह बातें हो रही थी, उधर चमन व रमन, कहार और भगेलू व दुखी बारी आपस में बातें कर रहे थे। भगेलू, चलो चलो जल्दी, नहीं तो कचहरी की बेला आ जाए। चमन, आगे आगे तुम चलो। भगेलू, हमसे आगे ना चला जाए। चमन, तब कौन आगे चले? भगेलू, हम के का बताई। रमन, कोई न चले आगो तो हम चलित हैं। दुखी, तय आगे न एक बात कहिए, न कोई आगे चले न कोई पीछे। चमन, फिर कैसे चला जाए? बघेलू, सब साथ साथ चले। चमन, तुम्हार कपार। बघेलू, साथ चले माँ, कौन हरज है। चमन, तब सरकार से बतियावे कौन? बघेलू, दुखी का खूब बितियाप आवत है। दुखी, अरे राम रे राम, उनके ताई न जयो, उनका देख के मुका मुतास हो आवत है। भगेलू, अच्छा, कोई न चले तो हम आगे चलत हैं। सबके सब चले। जब बरामदे में पहुँचे तो भगेलू रुक गया। मम्मन, ठाड़े काहे हो गयो, चलो। भगेलू, अब हम न जाबे, हमार तो छाती धड़क है। अमृत नाय ने जो बरामदे में इनको साए साए बातें करते सुना तो कमरे से बाहर निकल आए और हंसकर पूछा, कैसे चले भगेलू? भगेलू का ही आप छूट गया। सिर नीचा करके बोला, हुजूर यह सब कहाँ आपसे कुछ कहने आए हैं। अमृत राय, क्या कहते हैं, यह सब तो बोलते ही नहीं है। भगेलू, तुमको जौन कुछ कहना है सरकार से कहो। कहार भगेलू के इस तरह निकल जाने पर दिल में बहुत झले। चम्मन ने जरा तीखे होकर कहा, तुम काहे नहीं कहते हो, तुम्हारे मुंह में जीभ नहीं। अमृत राय, हम समझ गए, शायद तुम लोग इनाम मांगने आए हो। कहारों से अब सिवाय हाँ कहने के और कुछ न बन पड़ा। अमृत राय ने उसी समय दम 5 रुपया बघेलू के हाथ पर रख दिया। जब यह सब फिर अपनी काठरी में आए तो बातें करने लगे। चम्मन, बघेलुआ बड़ा बोधा है। रमन, असरीस लागत रहा कि खाए भरे का देई।
मुखी वहाँ जाए के कठुसा सोहाती लगा। बघेलू हम आते तो उसके सामने कुछ न कहे। दुखी तब काहे को हंसाए, आगे आगे गया रहो। इतने में सुखई कहाँ लकड़ी टेकता खांसता हुआ आ पहुंचा और इनको जमा देखकर बोला, का भाव सरकार का कहन। दुखी सरकार के सामने जाए कि सब गूंगे हो गए, कोई के मुंह से बात ना निकली। बघेलू सुखई दादा तुम नियात करो, जब सरकार हंसकर इनाम दे लागे तब कैसे कहा जात कि हम नौकरी छोड़ने आए हैं। सुखई हम तो तुमसे पहले कह दी कि यहाँ नौकरी छोड़ी के सब जने पछताए, अस भला मानुस कहीं न मिले। बघेलू दादा तुम बात लाख रुपया की कहत हो। चम्मन एमा कौन झूठ है, अस मनई कहाँ मिले। चम्मन आज 10 बरस रहत होए, मुद्दा आधी बात कबहू नहीं कहे। बघेलू रीस तो उनके देह में छू नहीं गए, सब बात करत है हंसकर। चम्मन भैया हमसे को कहत कि तुम 20 कलदार ले और हमारे यहाँ चल के काम करो, तो हम सराका कर छोड़ के कहूँ न जाऊँ। मुद्दा बिरादरी की बात ठहरी, हुक्का पानी बंद होई गवा तो फिर के द्वारे जाए। रमन यही डर तो जान मारे डालते हैं। चम्मन चौधरी कह गए कि आज इनके काम न छोड़ दियो तो डांट बाहर कर दीन जाई। 8 बजे रात को जब बाबू अमृत राय सैर किए आए तो कोई टमटम थाने वाला न था। चारों ओर घूम घूम कर पुकारा मगर किसी आहट न पाई। महाराज कहार साइस सभी चल दिए, यहाँ तक कि जो राइस उनके साथ था वह भी न जाने कहाँ लोप हो गया। समझ गए कि दुष्टों ने छल किया। घोड़े को आप ही खोलने लगे कि सुखई कहाँ राता दिखाई दिया। उसने पूछा यह सब के सब कहाँ चले गए। सुखई खांस कर सब छोड़ गए, अब काम न करेंगे। अमृत राय तुम्हें कुछ मालूम है इन सभी ने क्यों छोड़ दिया। सुखई मालूम काहे नहीं, उनके बिरादरी वाले कहते हैं इनके यहाँ काम मत करो। अमृत राय की समझ में पूरी बात आ गई कि बिरादरियों ने अपना कोई और बस न चलते देखकर अब यह ढंग रचा है। अंदर गए तो क्या देखते हैं कि पूर्णा बैठी खाना पका रही है और बिल्लो इधर उधर दौड़ रही है। नौकरों पर दांत पीस कर गए। पूर्णा से बोले आज तुमको बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। पूर्णा हंसकर इसे आप कष्ट कहते हैं, यह तो मेरा सौभाग्य है। पत्नी के अधरों पर मंद मुस्कान और आंखों में प्रेम देखकर बाबू साहब के चढ़े हुए तेवर बदल गए। भड़कता हुआ क्रोध ठंडा पड़ गया और जैसे नाक सूबी बाजे का शब्द सुनकर थिरकने लगता है और मतवाला हो जाता है, उसी भांति उस घड़ी अमृत राय का चित्त भी किलोले करने लगा। आओ देखा न ताओ, कोट पतलून जूते पहने हुए रसोई में बेधड़क घुस गए। पूर्णा हाँ हाँ करती रही मगर कौन सुनता है, और उसे गले से लगाकर बोले मैं तुमको यह न करने दूंगा। पूर्णा भी पति के नशे में वसुध होकर बोली मैं न मानूंगी। अमृत अगर हाथों में छाले पड़ गए तो जुर्माना ले लूँगा। पूर्णा मैं इन छालों को फूल समझूंगी, जुर्माना क्यों देने लगी। अमृत और जो सिर में धमक अमक हुई तो तुम जानना। पूर्णा वाह ऐसे सस्ते न छूटोगे, चंदन रगड़ना पड़ेगा। अमृत चंदन की रगड़ाई क्या मिलेगी। पूर्णा वाह हंसकर भरपेट भोजन करा दूंगी। अमृत कुछ और न मिलेगा। पूर्णा ठंडा पानी भी पी लेना। अमृत रिसियाकर कुछ और मिलना चाहिए। पूर्णा अब बस कुछ न मिलेगा। यहाँ अभी यही बातें हो रही थी कि बाबू प्राणनाथ और बाबू जीवननाथ आए। यह दोनों कश्मीरी थे और कॉलेज में शिक्षा पाते थे। अमृत राय का पक्षपातियों में ऐसा उत्साही और कोई न था जैसे यह दोनों युवक थे। बाबू साहब का अब तक जो अर्थ सिद्ध हुआ था वह इन्हीं परोपकारियों के परिश्रम का फल था, और वे दोनों केवल जबानी बकवास लगाने वाली नहीं थे, वरन बाबू साहब की तरह वह दोनों भी सुधार का कुछ कुछ कर्तव्य कर चुके थे।
यही तीनों वीर थे जिन्होंने शास्त्र, रुकावट और आधाओं को हटाकर विधवाओं से ब्याह किया था। पूर्णा की सखी रामकली अपनी मर्जी से प्राणनाथ के साथ विवाह करना स्वीकार किया था और लक्ष्मी के माँ बाप जो आगरे के बड़े प्रतिष्ठित रईस थे, जीवननाथ से उसका विवाह करने के लिए बनारस आए थे। ये दोनों अलग अलग मकान में रहते थे। बाबू अमृत राय उनके आने की खबर पाते ही बाहर निकल आए और मुस्कुराकर पूछा, क्यों, क्या खबर है? जीवननाथ, यह आपके यहाँ सन्नाटा कैसा है? अमृत, कुछ न पूछो भाई। जीवन, आखिर वो दर्जन भर नौकर कहाँ गए? अमृत, सब जहन्नुम चले गए। जालिमों ने उन पर बिरादरी का दबाव डालकर यहाँ से निकलवा दिया। पारनाट ने ठंडा लगाकर कहा, लीजिए, यहाँ भी वह ढंग है। अमृत गए, क्या तुम लोगों के यहाँ भी यही हाल है? प्राणनाथ, जनाब, इससे भी बदतर। कहानी सब छोड़ो, भागो। जिसे कुएं पानी आता था वहाँ कई बदमाश लठ लिए बैठे हैं कि कोई पानी भरने न आए उसकी गर्दन झाड़े। जीवननाथ, अजी यह तो कहो कुशल हुई कि पहले से पुलिस का प्रबंध कर लिया, नहीं तो इस वक्त शायद अस्पताल में होते। अमृत राय, आखिर अब क्या किया जाए? नौकर बिना कैसे काम चलेगा? प्राणनाथ, मेरे तो राय है कि आप ही ठाकुर बनिए और आप ही चाकर। जीवननाथ, तुम तो मोटे ताजे हो, कुएं से दम 20 कल से पानी खींच ला सकते हो। प्राणनाथ, और कौन कहे कि आप बर्तन भाड़े नहीं मार सकते? अमृत, अजी अब ऐसे कंगाल भी नहीं हो गए कि नौकर अभी है, जब तक इनसे थोड़ा बहुत काम लेंगे। आज इलाके पर लिख भेजता हूँ, वहाँ 2-4 नौकर आ जाएंगे। जीवन, यह तो आपने अपना इंतजाम किया, हमारा काम कैसे चले? अमृत, बस आज ही यहाँ उठाओ चटपट। जीवन, यह तो ठीक नहीं, और फिर यहाँ इतनी जगह कहाँ है? अमृत, वह दिल में राजी है, कई बार कह चुकी है कि अकेले जी घबराता है, यह खबर सुनकर फूली न समाएगी। जीवन, अच्छा, अपने यहाँ तो टोलूं। प्राण, आप भी आदमी है ना, घनचक्कर, यहाँ टोलूं वहाँ टोलूं, भलमाने से चाहो तो बग्गी जोत कर ले चलो, दोनों प्राणियों को यहाँ लाकर बैठा दो, नहीं तो जाओ टोह लिया करो। अमृत, और क्या, ठीक तो कहते हैं, रात ज़्यादा जाएगी तो फिर कुछ बनाए न बनेगी। जीवन, अच्छा, जैसी आपकी मर्जी। दोनों युवक अस्तबल में गए, घोड़ा खोला और गाड़ी जोत कर ले गए। इधर अमृत राय ने आकर पूर्णा से यह समाचार कहा। यह सुनते ही प्रसन्न हो गई और इन मेहमानों के लिए खाना बनाने लगी। बाबू साहब ने सुखई की मदद से 2 कमरे साफ करवाए, उनमें मेज, कुर्सियाँ और दूसरी ज़रूरतों की चीज़ें रखवा दी। कोई 9 बजे होंगे कि सावरिया आ पहुँची। पूर्णा उनसे बड़े प्यार से गले मिली और थोड़ी ही देर में तीनों सखियाँ बुलबुल की तरह चहकने लगी। रामकली पहले जरा झेपी, मगर पूर्णा की 2-4 बातों ने उसका हिवाब भी खोल दिया। थोड़ी देर में भोजन तैयार हो गया और तीनों आदमी रसोई पर गए। इधर 4-5 बरस से अमृत राय दाल भात खाना भूल गए थे। कश्मीरी बावर्ची तरह तरह का सालना, अनेक प्रकार के मांस खिलाया करते थे। यद्यपि जल्दी में पूर्णा सिवाय सादे खानों के और कुछ न बना सकी थी, मगर सबने इनकी बड़ी प्रशंसा की। जीवननाथ और प्राणनाथ दोनों कश्मीरी ही थे, मगर वह भी कहते थे कि रोटी दाल ऐसी स्वादिष्ट हमने कभी नहीं खाई। रात तो इस तरह कटी। दूसरे दिन पूर्णा ने बिल्लो से कहा कि जरा बाजार से सौदा लाओ तो आज मेहमानों को अच्छी चीज़ें खिलाऊं। बिल्लो ने आकर सुखई को हुक्म लगाया और सुखई एक टोकरा लेकर बाजार चले। वह आज कोई 30 बरस से एक ही बनिए से सौदा करते थे। बनिया एक ही चालाक था, बुढ़ऊ को खूब दस्तूरी देता, मगर 14 रुपये में 12 आने से कभी अधिक ना देता। इसी तरह इस घूरे साहू ने सब रईसों को फंसा रखा था। सुखई ने उसकी दुकान पर पहुंचते हैं टकरा पलट दिया और तिपाही पर बैठकर बोला, लाओ घूरे, कुछ सौदा
सुलूप तो दो मगर देरी न करे। और हर बेर घूरे हंसकर सुखई को तंबाकू पिलाता और तुरंत उसके हुक्म की तामील करने लगता। मगर आज उसने उसको और बड़ी रुखाई से देखकर कहा, आगे जाओ, हमारे यहाँ सौदा नहीं है। सुखई, जरा आदमी देख से बात करो, हम पहचानते नहीं क्या? घूरे, आगे जाओ, बहुत टेटे न करो। सुखई कुछ मांग वांग तो नहीं सका। अरे हम सुखई हैं। घूरे, अजी तुम लाट हो तो क्या, चलो अपना रास्ता देखो। सुखई, क्या तुम जानते हो हमें दूसरी दुकान पर दस्तूरी न मिलेगी? अभी तुम्हें सामने 2 आने रुपया लेकर दिखा देता हूँ। घूरे, तुम सीधे से जाओगी कि नहीं? दुकान से हटकर बात करो। बेचारा सुखई साहू की सही रुखाई पर आश्चर्य करता हुआ दूसरी दुकान पर गया। वहाँ भी यही जवाब मिला। तीसरी दुकान पर पहुँचा, वहाँ भी यही धुतकार मिली। फिर तो उसने सारा बाजार छान डाला मगर कहीं सौदा न मिला। किसी ने उसे दुकान पर खड़ा तक होने न दिया। आखिर झक मारकर मुँह लिए लौट आया और सब समाचार के मगर नमक मसाले बिना कैसे काम चले। बिल्लो ने वहाँ अब की, मैं जाती हूँ, देखो कैसे कोई सौदा नहीं देता। मगर वह हाथे ज्यों ही बाहर निकली कि एक आदमी उसे इधर उधर टहलता दिखाई दिया। बिल्लो को देखते ही वह उसके हाथ साथ हो लिया और जिस जिस दुकान पर बिल्लो गई वह भी परछाई की तरह साथ लगा रहा। आखिर बिल्लो भी बहुत दौड़ धूप कर हाथ झुलाते लौट आई। बेचारी पूर्णा ने हार कर सादे पकवान बनाकर धर दिए। बाबू अमृत राय ने जब देखा कि द्रोही लोग इसी तरह पीछे पड़े तो उसी दिन लाला धनुषधारी लाल को तार दिया कि आप हमारे यहाँ 5 होशियार खिदमतगार भेज दीजिए। लाला साहब पहले ही समझे हुए थे कि बनारस में दुष्ट लोग जितना उधम मचाए थोड़ा है। तार पाते ही उन्होंने अपने अपने होटल के 5 नौकरों को बनारस रवाना किया, जिसमें एक काश्मीरी महाराज भी थी। दूसरे दिन यह सब आ पहुँचे। सब के सब पंजाबी थे, जो न तो बिरादरी के गुलाम थे और न जिनको टाट बाहर किए जाने का खतरा था। विरोधियों ने उनके भी कान भरने चाहे मगर कुछ दाव न चला। सौदा भी लखनऊ से इतना मंगा लिया जो कई महीनों को काफ़ी था। जब लोगों ने देखा इन शरारतों से अमृत राय को कुछ हानि पहुंची तो और ही चाल चले। उनके मुवक्किल को बहकाना शुरू किया कि वह जो ईसाई हो गए हैं, साहबों के संग बैठकर खाते हैं, उनको किसी जानवर के मांस से विचार नहीं है। एक विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है, उनका मुख देखना, उनसे बातचीत करना भी शास्त्र के विरुद्ध है। मुवक्किलों को बहकाना शुरू की या कि वह तो रईस हो गए हैं, विधवा ब्राह्मणी से विवाह कर लिया है। मुवक्किलों ने बधुआ करके देहातों के राजपूत ठाकुर और भुइहार से थे, जो यहाता अविधा की काल कोठरी में पड़े हुए थे, या नए जवाने व चमत्कार ने उन्हें चौंधिया दिया गया था। उन्होंने जब यह सब उटपटांग बातें सुनी तब से वे बहुत बिगड़े, बहुत झल्लाए और उसी दम कसम खाई कि अब चाहे जो हो इस आदमी को कभी मुकदमा न देंगे। राम राम, इसको वेद शास्त्र का तनिक विचार नहीं भया कि चट एक रान को घर में बिठा लिया। छी छी, अपना लोक परलोक दोनों बिगाड़ लिया। ऐसा ही था तो हिंदू के घर में काहे को जन्म लिया था, किसी चोर चंडाल के घर जन्मते होते, बाप दादे का नाम मिटा दिया। ऐसी ही बातें कोई 2 सप्ताह तक उन्हें मुवक्किल में फैली, जिसका परिणाम यह हुआ कि बाबू अमृत राय का रंग फीका पड़ने लगा। जहाँ हमारे मुकदमों के सांस लेने का अवकाश न मिलता था, वहाँ अब दिन भर हाथ पर हाथ धरे बैठे रहने की नौबत आ गई। यहाँ तक कि तीसरे सप्ताह कोरा बीत गया और उनको एक भी अच्छा मुकदमा न मिला। जज साहब एक बंगाली बाबू थे,
अमृत राय के परिश्रम और तीव्रता, उत्साह और चपलता ने जज साहब की आंखों में उन्होंने बड़ी प्रशंसा दे रखी थी। वह अमृत राय की बढ़ती हुई वकालत को देख देख समझ गए थे कि थोड़े ही दिनों में यह सब वकीलों का सभापति हो जाएगा। मगर जब 3 हफ्ते से उनकी सूरत न दिखाई दी, तब उनको आश्चर्य हुआ। सरिश्तेदार से पूछा कि आजकल बाबू अमृत राय कहाँ हैं? सरिश्तेदार साहब जाति के मुसलमान और बड़े सच्चे साफ आदमी थे। उन्होंने सारा ब्यौरा जो सुना था कह सुनाया। जज साहब सुनते ही समझ गए कि बेचारी अमृत राय सामाजिक कामों में अग्रय बनने का फल भोग रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने खुद अमृत राय को इजलास पर बुलाया और देहाती जमींदारों के सामने उनसे बहुत देर तक इधर उधर की बातें की। अमृत राय भी हंस हंस कर उनकी बातों का जवाब दिया किए। इस बीच में कई वकीलों और बैरिस्टर जज साहब को दिखाने के लिए कागज पत्र लाए, मगर साहब ने किसी की ओर ध्यान नहीं दिया। जब वो चले गए तो साहब ने कुर्सी उठकर हाथ मिलाया और जरा जोर से बोलो, बहुत अच्छा बाबू साहब, जैसा आप बोलता है इस मुकदमे में वैसा ही होगा। आज जब कचहरी बर्खास्त हुई तो उन जमींदारों में जिनके मुकदमे आज पेशे थे, यों गलेचौर होने लगी। ठाकुर साहब पगड़ी बांधे, मूछें खड़ी किए, मोटा सा लठ हाथ में लिए। आज जज साहब अमृत राय से खूब बतिया रहे। मिश्र जी सिर घुटाए, टीका लगाए, मुंह में तंबाकू दबाए और कंधे पर अंगोछा रखे खूब बतियावत रहा, मानो को वो अपने मित्र से बतियावे। ठाकुर साहब अमृत राय हंस हंस कर मुंडी हिलावत रहा। मिश्र जी बड़े आदमियन का सब जगह आदर होता है। ठाकुर जब 2 लोग बतिया रहे तब तल्लुक कऊ वकील आए, बाकी साहेब कऊ की ओर तनिक नाही देखी। मिश्र जी हम कहे देई तुम्हार मुकदमा उन्हीं की राय से चले, सुनत रहो कि नाही। जब अमृत राय चले गए तो जज साहब कहने कि इस मुकदमे में वैसा ही होगा। ठाकुर सुना काहे नहीं, बाकी फिर काव करी। मिश्र जी इतना तो हम कहित है कि अब वकील पिथरी भर में नहीं था। ठाकुर कस बहस करत है, मानो जिहवा पर सरस्वती बैठी हो। उनकर बराबरी कौरैया आज कोई नहीं है। मिश्र जी मुदा ईसाई हो गया, विधवा से ब्याह कर लिया। ठाकुर ऐतने तो बीच पड़ा है, अगर उनका वकील किए होइत तो बाजी बत के जीत जाइत। इसी तरह दोनों में बातें हुई और दिया में पत्ती पढ़ते पढ़ते दोनों अमृत राय के पास गए और उनसे मुकदमे की कुछ रुएदात बयान की। बाबू साहब ने पहले ही समझ लिया था कि इस मुकदमे में कुछ जान नहीं है। 30 पर उन्होंने मुकदमा ले लिया और दूसरे दिन ऐसी योग्यता से बहस की कि दूसरी ओर के वकील मुख्तियार खड़े मुंह ताकते रह गए। आखिर जीत का सेहरा भी उन्हें ही सिर रहा। जज साहब उनकी बकत्रिया पर ऐसे प्रसन्न हुए कि उन्होंने हंसकर धन्यवाद दिया और हाथ मिलाया। बस अब क्या था, एक तो अमृत राय यों ही प्रसिद्ध थे, उस पर जज साहब का यह बर्ताव और भी सोने पर सुहागा हो गया। वह बंगले पर पहुंचकर चैन से बैठने भी न पाए थे कि मुवक्किलों के दल आने लगे और 10 बजे रात तक यही तांता लगा रहा। दूसरे दिन से उनकी वकालत पहले से भी अधिक चमक उठी। दोहियों जब देखा कि हमारी चाल भी उल्टी पड़ी तो और भी दांत पीसने लगे। अब मुंशी बद्री प्रसाद तो थे ही नहीं कि उन्होंने सीधी चालें बताते, और न ठाकुर थे कि कुछ बाहुबल का चमत्कार दिखाते।
बाबू कमला प्रसाद अपने पिता के सामने ही से इन बातों से अलग हो गए थे। इसीलिए दुहियों को अपना और कुछ बस न देखकर पंडित भगुदत्त का द्वार खटखटाया। उनसे कर जोड़कर कहा कि महाराज कृपया सिंधु, अब भारतवर्ष में महाउत्पात और घोर पाप हो रहा है। अब आप ही चाहो तो उसका उद्धार हो सकता है। सिवाय आपके इस नौका को पार लगाने वाला इस संसार में कोई नहीं है। महाराज, अगर इस समय पूरा बल न लगाया तो फिर इस नगर में वासी कहीं मुंह दिखाने के योग्य नहीं रहेंगे। कृपा के पर नाले और धर्म के पोखरा ने जब अपने जजमानों को ऐसी दीनता से स्तुति करते देखा तो दांत निकाल कर बोले, आप लोग जौन हैं तौन घबराए मत। आप देख करे कि भृगुदत्त क्या करते हैं। सेठ धुनीमल महाराज, कुछ ऐसा यत्न कीजिए कि इस दुष्ट का सत्यानाश हो जाए, कोई नाम लेवा न बचे। कई आदमी, हाँ महाराज, इस घड़ी तो यही चाहिए। भृगुदत्त, यही चाहिए तो यही लेना, सर्वथा नाश न कर दूँ तो ब्राह्मण नहीं, आज के 7वें दिन उसका नाश हो जाएगा। सेठ जी, द्रव्य जो लगे बेखटके कोठी से मंगा लेना। मृदुदत्त, भृगुदत्त, इसके कहने की कोई आवश्यकता नहीं, केवल 500 ब्राह्मणों का प्रतिदिन भोजन होगा। बाबू दीननाथ, तो कहिए तो कोई हलवाई लगा दिया जाए। राघो हलवाई पेड़े और लड्डू बहुत अच्छे बनाता है। भृगुदत्त, जो पूजा मैं कराऊंगा उसमें पेड़ा खाना वर्जित है। अधिक इमरती का सेवन हो उतना ही कार्य सिद्ध हो जाता है। इस पर पंडित जी के एक चेले ने कहा, गुरुजी, आज तो आपने न्याय का पाठ देते समय कहा था कि पेड़े के साथ दही मिला दिया जाए तो उसमें कोई दोष नहीं रहता। भृगुदत्त हंसकर, हाँ हाँ, अब स्मरण हुआ, मनु जी ने इस श्लोक में इस बात का प्रमाण दिया था। दीनानाथ मुस्कुराकर, महाराज, चेला तो बड़ा तीव्र है। सेठ जी, यह अपने गुरु जी से बाजी ले जाएगा। भृगुदत्त, अब कि इसने एक यज्ञ में 2 सेर पूरियाँ खाई, उस दिन से मैंने इसका नाम अंतिम परीक्षा में लिख दिया। चेला, मैं अपने मन से थोड़ा ही उठा, अगर जजमान हाथ जोड़कर उठा न देते तो अभी सेर भर और खा लेता। दीनानाथ, क्यों न हो पटे, जैसे गुरु वैसे चेला। सेठ जी, महाराज, अब हमको आज्ञा दीजिए, आज हलवाई आ जाएगा, मुनीम जी भी उनके साथ लगे रहेंगे। जो 100-200 का काम लगे मुनीम जी से फरमा देना, मगर बात तब है जब आप भी इस विषय में अपनी जान लगा दे। पंडित जी ने सिर का कद्दू हिलाकर कहा, इसमें आप कोई खटका न समझिए। इस सप्ताह में अगर दुष्ट का नाश न हो जाएगा तो भृगुदत्त नहीं। अब आपको पूजन की विधि भी बता देता हूँ, सुनिए। तांत्रिक विद्या में एक मंत्र ऐसा भी है जिसके जगाने से बैरी की आयु तीक्ष्ण होती है। अगर 10 आदमी प्रति दिवस उसका पाठ करे तो आयु में 2 पैर की हानि होती है। अगर 100 आदमी पाठ करे तो 10 दिन की हानि होती है। यदि 50-100 नित्य हो तो हर दिन 5 वर्ष आयु घटती है। सेठ जी, महाराज, आपने इस घड़ी ऐसी बात कही कि हमारा चेला मस्त हो गया। दीनानाथ, कृपा सिंध, आप धन्य हो, आप धन्य हो। बहुत से आदमी एक बार बोलो, पंडित जी भृगुदत्त की जय। बहुत से आदमी एक बार बोलो, दुष्टों की छय। इस तरह कोलाहल मचाते हुए लोग अपने अपने घरों को लौटे। उस दिन राघो हलवाई पंडित जी के मकान पर जा डटा। पूजा पाठ होने लगे। 500 भुक्खड़ एकत्र हो गए और दोनों जोर माल उड़ाने लगे। धीरे धीरे 500 से 1000 नंबर पहुंचा। पूजा पाठ कौन करता है? सवेरे से भोजन का प्रबंध करते करते
दोपहर हो जाता और दोपहर से भंग बूटी छानते रात हो जाती थी। हाँ, पंडित भृगुनाथ दास का नाम पूरे शहर में उजागर हो रहा था। चारों ओर उनकी बड़ाई गाई जा रही थी। 7 दिन यही अंधाधुन मचा रहा। यह सब कुछ हुआ मगर बाबू अमृत राय का बाल बांका न हो सका। कहीं चमार से सरापे डगार मिलते हैं, ऐसे आग के अंधे और गंठ के पूरे न फंसे तो मृगुदात जैसे गुड़ों को चौखटिया कौन कराए। सेठ जी के आदमी तिल तिल कर अमृत राय के मकान पर दौड़ते थे कि देखे कुछ तंत्र जंत्र का फल हुआ कि नहीं। मगर 7 दिन के भीतर पर कुछ फल हुआ तो यही कि अमृत राय की वकालत सदा से बढ़कर चमकी हुई थी।